हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड, 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए करंट अफेयर्स के जो भी अति संभावित टॉपिक्स हैं जो 66वीं बीपीएससी मेंस में पूछा जा सकता है, इस सीरीज में हम सबका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो पार्ट वाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया, एक आईआर हो गया, एक नेशनल लेवल के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस होते हैं उसका हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। सबको पार्ट वाइज हर एक पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे सबको धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है एग्रीकल्चरल सब्सिडी के बारे में, कृषि सब्सिडी का पर्यावरणीय प्रभाव और उसको मिटिगेट करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले एक करंट अफेयर्स का बहुत ही स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी टॉपिक को जो आप पढ़ें तो उसका जो है 100% यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करें। कभी भी सीधे सीधे या तो सीधे सीधे प्रश्न पूछ देता है या कोई भी रिलेवेंट टॉपिक आपको लगे तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो आप करंट अफेयर्स पढ़े हुए हो उसका यूटिलाइजेशन आप वहाँ पे कर सकते हो तो जरूर डालो, उसका इनपुट करो वहाँ पे। अब मान लीजिए इसी की बात कर लेते हैं एग्रीकल्चरल सब्सिडी के बारे में। तो कह रहा है कृषि सब्सिडी का पर्यावरणीय प्रभाव और उसके उपाय। तो देखिए, तो इसमें कितने टॉपिक समाहित है। कृषि सब्सिडी एक एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है आजकल, उसका और पर्यावरणीय प्रभाव अपने आप में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन है ये है। और उपाय जो है यह बहुत ही तरीके से इसका ज्योग्राफी में भी यूज हो सकता है, इकोनॉमिक्स में भी यूज हो सकता है, पर्यावरणीय प्रभाव और मैनेजमेंट में भी इसका यूज हो सकता है। तो 3-4 टॉपिक जहां भी आपको रिलेवेंट लगे, एग्रीकल्चर से पूछे या पर्यावरण से पूछे या इकोनॉमिक का या ज्योग्राफी का कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, आप उसमें इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। इसी तरह करंट अफेयर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, इसके स्रोत हैं जो भी हम करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, पीआईबी से लेंगे, राजसभा टीवी, योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन या विजन आईएएस के जो मैगजीन्स आते हैं, क्रॉनिकल्स मैगजीन आती है, जो भी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक्स होंगे जो बीपीएससी में पूछे जाने की जिसकी संभावना होगी, हम सबके बारे में चर्चा करेंगे इन सीरीज में। तो देखिए, आज का ये जो टॉपिक है कृषि सब्सिडी का पर्यावरणीय प्रभाव और उसका उपाय। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकारों के द्वारा किसानों को दी जा रही कृषि सब्सिडी पर्यावरणीय अवनयन के लिए कहां तक उत्तरदायी है? उदाहरण सहित समझाएं और इससे निपटने के तरीकों की व्याख्या करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका पीडीएफ नोट्स यदि आपको चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके यहाँ से इसका पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। देखिए, मैंने नोट्स जो ये बनाए हैं, जो स्लाइड है ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसका हम लेक्चर में डिस्क्रिप्टिव वे में चर्चा करेंगे और नोट्स भी आपको शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा। तो पहले आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप नोट्स से सहायता लें। ठीक है, देखिए चर्चा में क्यों है कृषि सब्सिडी का पर्यावरणीय प्रभाव जो टॉपिक है, आखिर चर्चा में क्यों है? आपको पता होगा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पराली दहन से प्रदूषण और कृषि सब्सिडी के पर्यावरणीय प्रभाव की चिंता के कारण यह टॉपिक न्यूज में बना हुआ है। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको यह पता होगा, या राज्यसभा टीवी देखते होंगे तो आपको पता होगा, बहुत चर्चा हो चुकी है इस पे। ठीक है, तो इसी कारण यह चर्चा में बना हुआ है। किसी भी टॉपिक का पहले इंट्रोडक्शन होता है। तो देखिए, हम इसका इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं देंगे, हमने करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि यह चर्चा में क्यों बना हुआ है। इंट्रोडक्शन कृषि सब्सिडी का आप देंगे, उसका महत्व कृषि पे और पर्यावरणीय प्रभाव को थोड़ा सा, पर्यावरण को भी इसे रिलेट करके डिफाइन कर देंगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद सब्सिडी कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से यह पर्यावरणीय उन्नयन के लिए उत्तरदायी है, ये आपके आंसर का मेन बॉडी होगा। ठीक है, मेन पार्ट होगा जिसे हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, आंसर की बॉडी कहते हैं। तो मेन पार्ट में हम यही सब लिखेंगे। अब देख लेते हैं कि देश में कृषि सब्सिडी के कितने प्रकार हैं। यह विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन आता है उसमें बहुत ही यह अच्छा से बड़ा टॉपिक दिया हुआ था। ठीक है, उसको हम सिंप्लीफाई करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। देश में कृषि सब्सिडी के प्रकार देखिए, एक आदान सब्सिडी दी जाती है, मूल्य सब्सिडी दी जाती है और संरचना सब्सिडी दी जाती है और निर्यात सब्सिडी दी जाती है किसानों को। ठीक है, आदान सब्सिडी का मतलब इनपुट सब्सिडी से होता है। इनपुट अर्थात लागत जो सब्सिडी होती है, जैसे मान लीजिए कोई किसान उर्वरक खरीदने जाता है तो सरकार उसको उर्वरक पे सब्सिडी देती है, सिंचाई सब्सिडी देती है, विद्युत सब्सिडी देती है, ऋण सब्सिडी देती है कि नहीं देती है? मान लीजिए ऋण कोई किसान ले रहा है तो उसके ब्याज पे
सरकार जो है सब्सिडी देती है। विद्युत सब्सिडी भी देती है। विद्युत का इतना सरकार कहती है कि आप इतना यूनिट तक, मान लीजिए 200 यूनिट तक आप फ्री में यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको चार्ज लगेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब्सिडी ही हैं। एक दूसरा सब्सिडी की बात कर रहा है या आर्टिकल मूल्य सब्सिडी के बारे में। एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक तरीके का किसानों को दी जाती है सब्सिडी है। ये किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी है। इसमें क्या होता है, मार्केट का प्राइस कुछ भी हो, मार्केट प्राइस से ऊपर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसानों के उत्पाद को सरकार खरीदती है। और संरचना सब्सिडी में क्या आता है, कम मूल्य पर जो भी सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं किसानों को सरकार उपलब्ध कराती है। जैसे विद्युत हो गया, भंडारण हो गया, बाजार के संबंध में जो भी जानकारियां होती हैं किसानों को पहुंचाई जाती है, बंदरगाहों तक परिवहन आदि जो है ये अवसंरचना संबंधी दी जाने वाली किसानों को सब्सिडी है। निर्यात सब्सिडी सरकार द्वारा विशिष्ट कृषि उत्पादों को के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को दी जाती है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले तो हमने जान लिया कि ये टॉपिक क्यों चर्चा में बना हुआ है और किसानों को देश में कितने प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। तो देखिए, पहले आप इसका भाव समझिए, कृषि सब्सिडी का पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे पर्यावरणीय प्रभाव जो है एक तरीके से दुरुपयोग को दर्शाता है किसानों को दी जा रही कृषि सब्सिडी का। तभी तो पर्यावरण पे इसका कुप्रभाव पड़ा है और इसके बारे में हम चर्चा करने को उत्सुक हैं और चिंतित हैं इस टॉपिक को लेके। ठीक है, तो इसका मिसयूज किस तरीके का होता है हम देखते हैं। ठीक है, और एथिकल थोड़ा सा हम अप्रोच भी इसको एथिकल तरीके से देखेंगे। देखिए, कृषि सब्सिडी के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में देखते हैं। उर्वरकों के उपयोग तथा उनके उत्पादन का प्रभाव। ठीक है, देखिए, आए दिनों खेती की गहनता बढ़ती जा रही है, तो उर्वरक अधिक खपत होते हैं। तो उर्वरक अधिक खपत होंगे तो उसके लिए उत्पादन की भी अधिक आवश्यकता होगी। कम उर्वरक इकाइयां हैं तो अधिक उर्वरक उद्योग का विकास होगा, अधिक उर्वरक उद्योग जो है स्थापित किए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, उर्वरक उद्योग में तेजी आती है। जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है उर्वरक उद्योग को, ठीक है, उत्पादन श्रेणी के लाल श्रेणी में रखा गया है। इसे लाल श्रेणी का मतलब कि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, यूरिया संयंत्रों से अपशिष्ट जल में देखिए नाइट्रोजन और साइनाइड भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। यूरिया संयंत्र से जो भी अपशिष्ट जल निकलते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है और साइनाइड भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। यदि इनका ठीक से हम उपचार नहीं करें, इस जो भी अपशिष्ट जल निकलता है यदि ठीक से उपचार नहीं हुआ तो इससे भौम जल स्तर और सतही जल प्रदूषण की संभावना बनी रहती है। इससे संभावना बनी क्या रहती है, इसे होता ही है। आप, ये बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में पॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो ये आपको मालूम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सब्सिडी से इंटरलिंक करके देखना है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जानकारी दी गई है कि जो भी नैफ्ता आधारित उर्वरक संयंत्र होते हैं या तेल या कोयला आधारित कैप्टिव पावर प्लांट होते हैं, इससे उच्च मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है। यह फैक्ट्रियों का एस्टेब्लिशमेंट बता रहा है और इससे पर्यावरण पे प्रभाव बता रहा है। क्योंकि मेन फैक्ट्री क्यों एस्टेब्लिश हो रही है, उर्वरक का डिमांड बढ़ गया है और उर्वरक डिमांड को पूरा करने के लिए उसकी उत्पादन की आवश्यकता है और कम इकाई है चूंकि देश में उर्वरक है, तो इसलिए उर्वरकों के उद्योग में तेजी आ रही है, उत्पादन में तेजी आ रही है। जो भी इकाइयां हैं या तो नई उर्वरक उद्योग बनाए जा रहे हैं या जो भी इकाइयां उसे मैक्सिमम उत्पादन हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है कुप्रभाव के रूप में हमारे सामने आ रही हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया उर्वरकों का उपयोग। दूसरा है उर्वरकों का अति उपयोग। ठीक है, उर्वरकों का अति उपयोग कैसे होता है, देखिए, चूंकि आपको पता होगा, अभी आपने देखा है पिछले टॉपिक में, आदान सब्सिडी अर्थात जो इनपुट सब्सिडी होती है उसमें सरकार जो है उर्वरक सब्सिडी देती है किसानों को। अर्थात जहां मार्केट प्राइस जो है 200 रुपया है पर यूरिया के बोरे का, एक कट्टे का मार्केट प्राइस अगर 200 रुपया है तो किसान उसको 150 में ही सरकार उसे 150 में ही किसानों को देती है। तो किसान जो है, किसान को कम मूल्य पे जो है उर्वरक उपलब्ध हो जाते हैं।
किसान को अधिक खर्चा नहीं करना पड़ता है उर्वरक खरीदने के लिए। तो इससे क्या होता है, किसान कहीं ना कहीं इसके अति उपयोग के लिए भी उत्साहित होते हैं और कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होते हैं। इससे क्या होता है, अति उपयोग से मृदा उत्पादकता में कमी होती है, मृदा में जो द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनमें कमी होती है, और मृदा में क्षारीयता और लवणता जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। ये भी टॉपिक आप जानते होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो। लेकिन इंटरलिंक कैसे किया जाता है, ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है। आप इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करो, आपको चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उर्वरक का अति उपयोग हमने पढ़ लिया। अब देखिए, अब बात आती है वायुमंडलीय नाइट्रोजन की। देखिए, यूरिया सबसे अधिक उपयोग होता है एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। तो देखिए, जब नाइट्रोजन अधिक होगा तो उससे क्या क्या होगा। हमारे देश में उपयोग दक्षता बहुत ही कम है नाइट्रोजन की। समतल क्षेत्रों में जहां 25% से कम, वहीं उच्च भूमि वाले फसलों में 50% से कम मतलब नाइट्रोजन की खपत होती है। उपयोग दक्षता है कहने का मतलब। तो इतना के बाद मान लीजिए 35% के बाद जो है 65% उर्वरक का वो नाइट्रोजन कहाँ जाएगा, अंततोगत्वा वायुमंडल में ही जाना है इसे। तो यह वायुमंडल में एक तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में विद्यमान रहता है। आपको पता होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है बहुत भयानक जो है, ये ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ठीक है, वैश्विक ऊष्मन वाला गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड ध्रुव कोहरा और सतहों पे ओजोन का निर्माण करता है, जिससे अंततोगत्वा जलवायु परिवर्तन का ये कारण भी बनता है। आपको पता चल गया। उसके बाद पोषक तत्व अपवाह से आपको पता होगा कि नाइट्रोजन का एक्सेस यूज होता है, जो खपत होती है, उसके बाद जो मतलब अवशोषण होता है पौधों के द्वारा, उसके बाद जो नाइट्रोजन होता है उसका अपवाह हो जाता है और किसी जलाशय में जाता है, तो वहां पे सुपोषण की क्रिया होती है। ठीक है, सुपोषण से क्या होता है, हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात कोई भी क्षेत्र जो है मृत घोषित हो जाता है। अन्य जीवों के लिए वहां पे ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाती है। जलकुंभी वाला आपको उदाहरण पता होगा, तो वो डेड घोषित किया जाता है, वह क्षेत्र हाइपोक्सिया हो जाता है। तो वहां पे या तो पहले से जो जंतु होंगे, जलीय जंतु होंगे या अन्य जंतु होंगे, ठीक है, जो उसका यूज करते होंगे, उनको डिफेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे जलीय विविधता अधिक प्रभावित होगी हाइपोक्सिया के चलते, मृत घोषित हो जाएगा। किसी भी जलाशय का या जल जो राशि होगी वहाँ की ऑक्सीजन कम हो जाएगा और वहाँ के जीव जो है मर जाएंगे। इससे जीव विविधता की कमी हो सकती है, हो जाती है, जैव विविधता की कमी हो जाती है। तो एक पोषक तत्व के अपवाह का एक आप ये कुप्रभाव आपने देखा। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, अर्थात यूरिया, अर्थात उर्वरक। ठीक है, अब देखिए भौम जल स्तर में गिरावट किस तरीके से हो रही है। ठीक है, अब ये भौम जल स्तर में गिरावट कैसे हो रही है, किसानों को दी जा रही सब्सिडी के गलत यूज के कारण, अर्थात दुरुपयोग के कारण। देखिए सरकार क्या करती है, एक तो जो भी उपकरण होते हैं उस पे सब्सिडी देती है। ठीक है, जैसे पंप सेट हम खरीदते हैं, किसान खरीद रहे हैं, उस पे सरकार क्या देती है, सब्सिडी देती है। और इन सेटों का जो भी कृषि की यांत्रिकरण हो रहे हैं, इसके लिए आपको पता होगा कि जिला स्तर पे एक यांत्रिक केंद्र बनाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। वहां से डायरेक्ट किसान जो है सब्सिडी पे जो है कृषि उपकरण को खरीद सकेंगे। तो एक तो ये हो गया कि उपकरण दे रही है, उपकरण सब्सिडी पे दे रही है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इससे होगा क्या, इससे होगा क्या होगा, देखिए मान लीजिए कि पंप सेट है, तो पंप सेट जब किसान सब्सिडी पे खरीदेंगे, कम लागत पे खरीद लेंगे, तो इनकी ये अपनी संपत्ति हो जाएगी। और अपनी संपत्ति का लोग मैक्सिमम दोहन करने की कोशिश करते हैं और करने की ज्यादा इच्छा होती है लोगों में। तो इस तरीके का एक मिसयूज का कंसेप्ट भी समाज में या सोसाइटी में क्रिएट होता है। तो मिसयूज होता है, आपको पता होगा। उसी तरीके की विद्युत सब्सिडी की बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए 200 यूनिट विद्युत सब्सिडी दी जा रही है किसी भी किसान को, तो 200 यूनिट का उसको पैसा नहीं देना पड़ता है किसान को। यदि मान लीजिए उसका 100 यूनिट में ही काम चल जा रहा है, 100 यूनिट यूज करके वो सिंचाई कर सकता है फसल की, तो उसको क्या जाता है, वो 150 यूनिट सिंचाई करे, 150 यूनिट तक सिंचाई करे अपने फसलों की, कुछ नहीं, क्योंकि उसको पैसा देना ही नहीं है। तो ये जो 50 यूनिट का एक्सेस यूज हो रहा है, वो क्या हो जा रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इससे क्या होगा,
एक तो आप जो सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाएं हैं इसका दुरुपयोग होता है, और इसके साथ साथ जो प्राकृतिक संसाधन है उसका भी दुरुपयोग होता है। पानी का दुरुपयोग होता है, ठीक है। मान लीजिए पानी, आपको गेहूं में पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, या धान में पानी की आवश्यकता पड़ती है, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक किसान जो है उसमें चला देते हैं, पंप सेट अपना रहने देते हैं। तो इससे क्या होगा, पानी का एक्सेस यूज होता है, दुरुपयोग होता है। जब पानी का एक्सेस यूज होगा तो ये पानी आ कहाँ रहा है, भूमि से। पंप सेट के माध्यम से हम भौम जल स्तर को खींच रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, भौम जल स्तर में एक तरीके से गिरावट आएगी। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आप समझ सकते हैं, इसको अपने तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। एक आंकड़े के अनुसार बताया गया है, एक रिपोर्ट के अनुसार कि 2007 से 2017 के बीच 61% भूमि के जल स्तर में गिरावट आई है, जबकि निकाले गए जल में से केवल 89% का ही उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, बाकी वेस्टेज में चला जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया भौम जल स्तर में गिरावट के पीछे सब्सिडी किस प्रकार काम कर रही है। अब देख लेते हैं कृषि उत्पादन की गहनता और विस्तार, कैसे सब्सिडी इसको इनहेंस कर रही है और इसके द्वारा कैसे पर्यावरणीय उन्नयन हो रहा है, ठीक है। एकल जो भी सब्सिडी दी जा रही है कृषि उत्पादन में, इससे गहनता हो रही है और इसका विस्तार हो रहा है। एकल कृषि किसान करने को प्रोत्साहित हो रहे हैं। एक केस स्टडी पढ़ते हैं, एक उदाहरण देखते हैं, ठीक है। उदाहरण सहित व्याख्या करने के लिए बोला है, तो एक केस स्टडी पढ़ते हैं। मान लीजिए, अब मानना क्या है, आप देखिए यहाँ पे हरियाणा है, ठीक है, और पंजाब है और वेस्टर्न यूपी है। आपको पता होगा, यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं या ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं, तो ये सारे जो एरियाज हैं यहाँ पे लो रेनफॉल होता है, लो रेनफॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्षेत्र जो है पैडी के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात धान यहाँ पे उत्पादन नहीं होना चाहिए। लेकिन किसान क्या कर रहे हैं, यहाँ पे धान उत्पादित कर रहे हैं। कैसे, यहाँ पे उनको उर्वरक सब्सिडी मिल रही है तो उर्वरक का अधिक उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ चूंकि विद्युत सब्सिडी मिल रही है तो विद्युत का अधिक उपयोग कर रहे हैं पंप सेट चलाने में, ठीक है। इससे क्या होता है कि भौम जल स्तर में गिरावट आती है, भौम जल स्तर में गिरावट आती है और अंततोगत्वा पर्यावरणीय उन्नयन होता है। उसी को इस तरीके में समझाया गया है। एकल कृषि करने को प्रोत्साहित हो रहे हैं किसान, अधिक उर्वरक कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, और कृषि गहनता से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, भूमि क्षरण होता है और जैव विविधता की हानि हो रही है, ठीक है। अब संसाधनों की बर्बादी, तो देखिए जो अधिक उत्पादन हो रहा है, ठीक है, किसानों को जो एमएसपी, किसानों से जो एमएसपी पे एफसीआई द्वारा अतिरिक्त खरीद की जाती है किसानों से, ठीक है, इसका यदि निस्तारण होता है ना, अतिरिक्त अनाज को कहीं हम डंप करते हैं तो उससे क्या होता है, मीथेन का उत्पादन होता है, और मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, आपको पता होगा। तो ये तो मान लीजिए हम निस्तारण कर गए और यहां से हम निपट लिए, लेकिन इसके उत्पादन में जो भी संपूर्ण संसाधन लगे हुए हैं, इसके निस्तारण के साथ ही वो संपूर्ण संसाधन, वो सब्सिडी, वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, सारी चीजें अंततोगत्वा बेकार चली जाती हैं। तो इससे क्या होता है, संसाधनों की पूर्णतः बर्बादी होती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी यहां तक की चीजें, ठीक है। आगे की राह किया क्या जाना चाहिए सरकार को, ताकि किसानों को तो सब्सिडी दी जानी है, ठीक है, क्योंकि वो अन्नदाता हैं और जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उनके भोजन की पूर्ति भी यहीं से होगी, तो किसानों को सब्सिडी तो दी जाएगी ही, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो सब्सिडी का दुरुपयोग होता है उसका युक्तिकरण किया जा सकता है, मतलब तार्किक यूज करें। उर्वरक सब्सिडी कितना तक दिया जाए, ठीक है, या देखिए अब संधारण, पहली बात की संधारण कृषि की तरफ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग की तरफ हम ध्यान दें, ताकि जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए भी खाना उपलब्ध रहे, संसाधन उपलब्ध रहे, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। ये सतत विकास का एक मुख्य कारण भी है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब उर्वरक सब्सिडी का युक्तिकरण कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे विस्तृत वे में लिखेंगे। उर्वरक सब्सिडी, मान लीजिए ए एक किसान है, ठीक है, सरकार के पास डाटा है कि ए के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, तो 1 हेक्टेयर जमीन में कितना, अगर वह धान का उत्पादन करता है
तो प्रति हेक्टेयर कितने यूरिया की उर्वरक की आवश्यकता होती है, सरकार को तो ये पता होगा। तो सरकार को एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, ठीक है, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, माफ कीजिएगा थोड़ा सा स्ट्रेस दे दिया इस शब्द पे। तो ऐसा मतलब एक तरीका विकसित करना चाहिए कि सरकार को पता चल जाए। मान लीजिए कोई भी ये किसान है चाहता है दुकान पे खरीदने, तो इसका जो है आईडी क्रिएट हो, और आईडी जैसे ही हम कंप्यूटर पे या सॉफ्टवेयर पे फीड करें तो पता चल जाए कि इसके पास इतना जमीन है और इसको जो है इतना ही हमें उर्वरक देना है। तो इस तरह हम उर्वरक का सब्सिडी का युक्तिकरण कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। भारत में उर्वरक क्षेत्र को प्रौद्योगिकी के उचित निवेश करने की आवश्यकता है। एक तो ये प्रौद्योगिकी का यूज हो गया, दूसरा कि ड्रिप इरिगेशन होना चाहिए, कुछ ऐसे प्रौद्योगिकी को विकसित करना चाहिए कि ताकि जो उर्वरक है डायरेक्ट फसलों के जड़ तक पहुंचे और एक्सेस इधर उधर ना बर्बाद हो। इस तरीके का प्रौद्योगिकी उपयोग हो सकता है। इसके साथ साथ फसल विविधीकरण को भी ज़्यादा आगे लाना चाहिए और बहुफसल जैसी अन्य प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए। आदान सब्सिडी से निवेश सब्सिडी की ओर बढ़ना चाहिए। निवेश सब्सिडी का मतलब यही, आदान सब्सिडी जो इनपुट सब्सिडी हमने पहले पढ़ा था, निवेश सब्सिडी का मतलब हुआ कि हमें जो है प्रौद्योगिकी पे यूज करना चाहिए, फसल विविधीकरण पे यूज करना चाहिए, किसानों को जानकारी देनी चाहिए कि भैया मान लो आपका 1 हेक्टेयर जमीन है तो आप मान लीजिए एज उदाहरण की 50 kg यूरिया ही यूज कर सकते हो। इससे यूज करना, अधिक यूज करना आपके फसल को विषैला बनाएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा। तो एक तरीके की जन जागरूकता, किसान जागरूकता भी इससे फैलाई जा सकती है। विद्युत सब्सिडी का तार्किक तर्कसंगत बनाना चाहिए। देखिए पहले वाला जो केस स्टडी बताया था उसमें उसी का उपयोग इसमें भी कर सकते हैं। मान लीजिए आईडी है किसी भी एक किसान का, तो ये आईडी फीड होना चाहिए, एक ऐसा डेटा होना चाहिए सरकार के पास, डेटा मैकेनिज्म, कि एक ही आईडी जैसे ही डालें तो ए को कितना यूनिट फ्री देना है सरकार को ये पता होना चाहिए, ताकि वह उसे अधिक का मिसयूज ना कर सके। और अधिक के लिए यदि पैसा देना पड़ेगा तो वैसे ही मितव्ययता आएगी विद्युत के यूज में। तो इससे क्या होगा, विद्युत सब्सिडी का तर्कसंगत यूज भी होगा और विद्युत सब्सिडी का दुरुपयोग भी नहीं होगा, और इससे पर्यावरणीय अनियन को बचाया जा सकता है। पोषण तत्व प्रबंधन तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए और भौम जल निकासी का विनियमन भी करना चाहिए। विनियमन कैसे, ऐसे ही एक प्रौद्योगिकी डेवलप करके आईडी दिया जाना चाहिए कितना भौम जल निकासी कर सकता है, ये सारी चीजें इसको रेगुलेट करना चाहिए। और अधिक भौम जल निकासी पे उस पर सरकार किसी भी तरीके का टैक्स लगा सकती है, कर लगा सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कृषि सब्सिडी का पर्यावरणीय प्रभाव और उसका उपाय। आई होप कि आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, थोड़ा सा मैंने इसको लार्ज करा ताकि आप आसानी से समझ लो, ठीक है। आप इसे अपने तरीके से भी पढ़ के इसकी व्याख्या कर सकते हो। देखिए बहुत ही करंट अफेयर्स का टॉपिक बहुत ही डायनेमिक होता है, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कोशिश करने की कोशिश कीजिए। हम फिर मिलेंगे एग्रीकल्चर पे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।